नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सोमवार को लाल किले के पास डॉक्टर उमर ने ही किया था धमाका। डीएनए से धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर के होने की पुष्टि। 6 दिसंबर को बड़े आतंकी हमले की फिराक में था डॉक्टर उमर। जेएस के टेरर मॉड्यूल की फंडिंग की जांच करेगा ईडी। गृह मंत्री ने ईडी के डायरेक्टर को दिए निर्देश। आतंकियों और उनके मददगारों को फंडिंग पर भी बड़ी चोट की तैयारी। दिल्ली ब्लास्ट को केंद्र सरकार ने माना आतंकी घटना। कैबिनेट की बैठक में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव पास। कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक की अनुमान। सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल के 14 ऑर्डर वापस लिए। फैसला तत्काल प्रभाव से लागू। टेक्सटाइल, केमिकल्स, प्लास्टिक सेक्टर के लिए बड़ा कदम। कल आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे। बनी रहेगी एनडीए की सरकार या महागठबंधन का होगा बेड़ा पार। सीएनबीसी आवाज पर सुबह 8 बजे से देखिए चुनाव नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज। बिहार चुनाव के नतीजों से पहले बाजार नर्वस। आखिरी घंटे में ऊपरी स्तर से फिसला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसले। इंडसइंड बैंक में क्रिमिनल गड़बड़ी की नहीं मिले कोई सबूत। मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का बयान। अकाउंटिंग एरर 1950 करोड़ रुपए का मामला। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने में देरी। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के फैसले के बावजूद दूरसंचार विभाग ने ट्राई से आवंटन की सिफारिश पर नहीं मांगी सफाई। स्टारलिंक, वनवेब और जियो के पास है लाइसेंस। सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल के 14 ऑर्डर वापस लेने का फैसला लिया है। ये ऑर्डर मोटे तौर पर टेक्सटाइल, केमिकल्स, प्लास्टिक जैसे सेक्टर के लिए है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, ये ऑर्डर वापस लेने का क्या मतलब है और इससे क्या फायदा होगा? देखिए, दरअसल इस ऑर्डर को वापस लेने का मतलब यह है कि जब कोई इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में कच्चे माल का इस्तेमाल करती है तो उसकी क्वालिटी उन्नत हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर समय समय पर जारी की थी। अब वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इतने सख्त थे कि इंडस्ट्री को इस ऑर्डर का पालन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था। हकीकत में क्वालिटी उस कदर होती थी प्रोडक्ट की, लेकिन उसके जो कंप्लायंस होते थे, नियम कायदे कानून होते थे, वो पालन कर पाना मुश्किल होता था। तो नीति आयोग में एक कमेटी बैठी। उस कमेटी ने पाया कि ऐसे 200 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैं जो इंडस्ट्री को नुकसान कर रहे हैं, खास तौर से छोटे मझोले इंडस्ट्री को। अब सरकार ने उनमें से 14 को हटाने का फैसला लिया है। तत्काल प्रभाव से ऐसे 14 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया है। ये 14 जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैं और मुख्य तौर से टेक्सटाइल, केमिकल्स, प्लास्टिक, इन सारे सेक्टर में इसका इस्तेमाल होते हैं। और अब इन सेक्टर को जो एमएसएमई है उनको एक बड़ी राहत मिलेगी कि उस ऑर्डर के हटने के बाद वो अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सकेंगे, आसानी से कच्चा माल खरीद सकेंगे। हालांकि उसमें कंसर्न कई इंडस्ट्री का ये भी है कि चीन से जो सस्ता इंपोर्ट हो पा रहा था क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की वजह से, ये सस्ता इंपोर्ट रुका हुआ था। अब ऑर्डर हटने से चीन से सस्ता इंपोर्ट और घटिया क्वालिटी के सामान इंपोर्ट होने का जो खतरा है उसे सरकार कैसे काबू पाएगी, एक बड़ी चुनौती होगी। जी, शुक्रिया लक्ष्मण इस पूरी जानकारी पर। तो अब अगली खबर में बात करेंगे बाजार की। बिहार चुनाव नतीजों से पहले बाजार में नर्वसनेस देखने को मिली है। आखिरी घंटे में बाजार ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ है। बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए क्या है बाजार का हाल? में आज आपको ऑफ आइज एक्शन नजर आया, लेकिन सबकी नजरें टिकी रही निफ्टी बैंक पर, जहां पर अगर आप देखें तो नया लाइफ हाई टच हुआ। जबरदस्त मोमेंटम आपको निफ्टी बैंक में नजर आया। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये भी तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि थोड़े से ऑफ आइज का एक्शन यहां पर आपको नजर आया। समझ लेते हैं कि निफ्टी में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आई। तो आईसीआईसीआई बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स लगातार दूसरा दिन है बड़े एक्शन का। वहीं गिरावट वाले शेयरों की बात की जाए तो बीईएल है, ओएनजीसी, एमएनएम खबरों के बीच, और इटर्नल स्टॉक में भी अगर आप देखें तो हल्का करेक्शन नजर आया। पूरे मार्केट्स को समझिए, यानी ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखा जाएगा
तो बायोकॉन लगातार तेजी, हिंदुस्तान जिंक बड़ा मूव देखने को मिला, प्रेस्टीज एस्टेट्स नतीजों का रिएक्शन और अशोक लेलैंड में नया लाइफ हाई टच हुआ। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो सोलर इंडस्ट्रीज है, पेज इंडस्ट्रीज खराब नतीजे, पीबी फिनटेक और कोचिन शिपयार्ड, यहां पर भी अगर आप देखें तो नतीजों का रिएक्शन नजर आया। लेकिन खास बात है कि आज का स्टार रहा निफ्टी बैंक। साथ ही 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन ने मार्केट आउटलुक पर चर्चा की। इस दौरान अनु जैन आईटी, फार्मा से लेकर मेटल सेक्टर पर बुलिश दिखी है। तो आई थिंक पहले राउंड में आप 26,100 जो पिछली बार हम 15 दिन पहले थे वो, फिर 26,300, बट जो ओवरऑल ब्रेकआउट आएगा अगर हम 26,300 को होल्ड कर सके वो 27,000 का दिख रहा है। तो आई थिंक इट्स अ बुलिश नवंबर दिसंबर विच आई एम सीइंग। आप आईटी का सेक्टर देखेंगे तो वहां पे भी 5 से 6% का पुल बैक का चार्ट पैटर्न है। फार्मा इज अ वेरी गुड सेक्टर जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे आपको 8 से 10% का पुल ब्रेकआउट लग जाएगा। सो वो एंड मेटल हैज बीन स्ट्रॉन्ग ऑल अराउंड। तो अगर आप इन सबको कंबाइन करें तो निफ्टी का आपको 5 से 6% का मूव देना काफी लाजमी लगता है। I would be not taking a name of any company. Entire wealth segment looks to be for a 10-year period a very good stock sector. वही बाजार की तेजी में कई कंपनियों के प्रमोटर्स ने शेयर बेचे हैं। प्रमोटर्स के निकलने के बाद न सिर्फ शेयर गिरा है बल्कि कंपनियों के नतीजे भी कमजोर रहे हैं। कौन सी ये कंपनियां बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए ये चीज़ साबित होती है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की एग्जिट हुई, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और Q2 के जो नंबर्स हैं ये भी काफ़ी फीके देखने को मिले। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कोहांस लाइफ साइंसेज ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डील हुई थी इसके बाद से प्रमोटर्स ने करीब 8.9% हिस्सेदारी 900 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेची थी। ये सितंबर में हुई थी। ब्लू जेट हेल्थ केयर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सितंबर में 6.19% हिस्सेदारी बेची थी और क्लीन साइंसेज यहाँ पर तो बड़ा ट्रेड हुआ था 24% का और 1030 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये डील हुई थी। लेकिन वहां से अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स में आपको गिरावट सिग्निफिकेंट देखने को मिली है। ये भी डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। कोहांस वहां से 29% गिर चुका है, बस सितंबर की तो बात है। ब्लू जेट 14%, क्लीन साइंस यहां पर भी देखें तो 8 से लेकर 10% की गिरावट आपको देखने को मिली। और मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली, अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो ये भी काफी डिटोरिएट हुआ है। अब इन सबके Q2 के नंबर्स यानी जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कोहांस अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 8%, एबिटा में 41%, मुनाफा 52% घट गया। ब्लू जेट की भी बात करें तो काफी खराब प्रदर्शन और क्लीन साइंसेज इसकी सिर्फ रेवेन्यू 3% बढ़ी है। बाकी अगर आप एबिटा देखें, मुनाफा देखें, मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी डिटोरिएट हुई है और प्रमोटर्स की सेलिंग के बाद स्टॉक में तो गिरावट साफ नजर आई। अगली खबर में बात करेंगे एशियन पेंट्स की। बाजार का फोकस पिछले कुछ दिनों से एशियन पेंट्स पर है जिसकी तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्यों दौड़ रहा है एशियन पेंट्स का शेयर, समझा रहे हैं यतिन मोहता। ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसने हरा रंग डाला और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आया है वो 3 साल का पेन भी आपको कम होता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम एशियन पेंट्स के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक 11% चला हुआ है और एक महीने में 23% का मोमेंटम। लेकिन अभी भी अगर आप 3 साल का रिटर्न देखें तो -6% है। और जब से बिरला ओपस यानी इनके जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं बिरला ग्रुप, इन्होंने पेंट्स बिजनेस में अनाउंसमेंट किया कि वो फोरे करेंगे, तब से लेके अभी तक अभी भी स्टॉक फ्लैट ही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने कोई बड़ा रिटर्न दे दिया आपको 3 साल के टाइम फ्रेम में। लेकिन हाँ, पिछले एक महीने की चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ चीज़ें दिखा रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बदला है रिसेंटली, कुछ दिनों पहले बिरला ओपस के CEO हरगावे साहब ने रेजिग्नेशन दिया, वो ब्रिटानिया ज्वाइन कर रहे हैं। और ये अनाउंसमेंट के बाद ग्रासिम का शेयर 5-7% टूटा और एशियन पेंट के शेयर में तब से रैली हुई है 5-7% की। रिजल्ट के बाद भी एक बड़ा मोमेंटम आया काउंटर में। और अगर हम बात करें तो Q2 के नंबर्स ये एक बड़ा डिफरेंस बना रहे हैं। बिरला की बात तो अलग है, लेकिन रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो मल्टी क्वार्टर हाई वॉल्यूम ग्रोथ आया, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दोनों ही डेकोरेटिव सेगमेंट और इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में आपको आता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ब्रांड इनोवेशन और रीजनल एक्टिवेशन कंपनी ने किया है वो बहुत फायदा करता हुआ नजर पड़ रहा है। तो जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेज हैं पिछले 2-4 क्वार्टर से जो परेशानियां हो रही हैं, अब थोड़ा बहुत रिवर्सल अब मार्केट को दिखने लगा है। और अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो इस क्वार्टर की हाईलाइट ये रही कि ग्रॉस मार्जिन्स भी कंपनी के इंप्रूव हुए वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रॉडली सभी ने एक थम्स अप दिया है।
जेफरीज की एक बाई कॉल आ गई है, इन्होंने टारगेट 10% से बढ़ा के लगभग 3300 रुपये कर दिया है। 3050 के टारगेट के साथ अगर हम बात करें तो HSBC भी खरीदारी की सलाह दे रहा है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि अभी भी थोड़ा समय दीजिए, शायद आने वाले क्वार्टर्स में चीज़ें रिवर्स हो, इसीलिए वो सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं 2500 के टारगेट के साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली आतंकी धमाकों में मौत का आंकड़ा 13 पर पहुंच गया है। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है कि डॉक्टर उमर नबी जो कार को चला रहा था वही बॉम्बर यानी फिदायीन हमलावर था। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसको लेकर सीसीएस की मीटिंग की और आतंकी हमले के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पास किया है। वहीं इस आतंकी हमले में 4 कार के जरिए साजिश रची गई थी। हम आपको बता दें कि i20 कार से धमाका किया गया और डिजायर और इको स्पोर्ट्स कार में विस्फोटक मिले हैं। इसके अलावा ब्रेजा कार भी मिल गई है। आतंकी 4 जगह पर बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। वो पुलवामा में भी बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। इसके अलावा अल फलाल यूनिवर्सिटी और अब ईडी की जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट पर ज्यादा अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, बताइए क्या है पूरी अपडेट? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश का दायरा कई अब राज्यों में अब बकायदा इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर अगर बात करें राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ मुंबई में भी इस वक्त में कुछ लोकेशन से जुड़े हुए मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर, हरियाणा और अलग अलग राज्यों में अब जांच एजेंसी की टीम वहां पहुंच रही है और तफ्तीश कर रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के जो काफी जो दायरा है उसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर देखा जाए तो जांच एजेंसी ये जानने का प्रयास कर रही है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। अब तक जिस तरह से एक व्हाइट कॉलर आतंकियों का जो मॉड्यूल है वो सामने आया, जिसमें कि वो पढ़े लिखे और कहा जाता है कि डॉक्टरों की जो टीम को जिस तरह से तैयार किया गया उसको इसमें प्रयोग किया गया। डॉक्टर जो हमारे समाज में भगवान के तौर पे जाने जाते हैं, जीवन देने वाले के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन उन लोगों की जो जिस तरह से टीम तैयार की गई, तो इस मामले में अब ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से कई अलग अलग जगहों पे और भी ब्लास्ट करने थे, तो वो लोकेशंस कौन थे, किस तरह से वहां पे क्या विस्फोटक पहुंचाया गया है या अभी इंप्लीमेंट होना बाकी था, ये जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली में जिस तरह से लाल किला में जहां पे जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, तो सिर्फ यही एक मात्र लोकेशन टारगेट में था या दूसरा लोकेशन भी था। हालांकि जांच एजेंसी के हमारे जो सूत्र हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि कई ऐसे लोकेशन थे जो इन आतंकियों के रडार पर था। तो इन तमाम मामलों पर अब आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य आतंकियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में संभव है। जी जी जी, शुक्रिया शंकर, जुड़े रहिए अब हमारे साथ। हम फिर एक बार आएंगे आपके पास। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी हो गई है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली हरियाणा तक आतंक का एक एक सिरा ढूंढने के लिए छापेमारी हो रही है। लेकिन इस दौरान इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जो मोडस ऑपरेंडी सामने आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। दिल्ली बम धमाकों में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। हर एक छोटा सबूत किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर सिरे तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस व्हाइट कॉलर टेरर ब्रिगेड के प्लान की पूरी कहानी क्या है। इसी बीच इस बात का भी पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ उसमें भारी विस्फोटक होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि सीसीटीवी में जब सबूतों को खंगाला गया तो पता चला कि गाड़ी के पिछले टायर काफी दबे हुए थे, गाड़ी के शॉकर बैठे हुए थे और ये तभी होता है जब गाड़ी में कोई बहुत भारी चीज रखी हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विस्फोट के बाद कार के अंदर उमर का पैर कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ मिला, जिससे पता चलता है कि जब कार में धमाका हुआ तब वो गाड़ी चला रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में एक लाल रंग की कार की भी थ्योरी है। ये कार भी डॉक्टर उमर के ही नाम पर है, लेकिन इसे फरीदाबाद के खंडवली गांव से बरामद किया गया है। वही डॉक्टर उमर नबी जो 10 नवंबर को हुए i20 कार ब्लास्ट में मारा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तादाद में इन व्हाइट कॉलर दहशतगर्दों ने
बारूद जमा किया था वो बताता है कि इनका मकसद कितना खौफनाक था। सूत्र बताते हैं कि इस मॉड्यूल के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी। बड़ी बात ये कि अयोध्या आतंकियों का प्राइम टारगेट था और वो 6 दिसंबर को वहां सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इस मकसद को अंजाम देने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों से पूछताछ में यह पता चला है कि इनके निशाने पर अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे ताकि धमाकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि दहशतगर्द अपने पूरे प्लान में कामयाब होते, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके नापाक इरादों को धराशायी कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीतिक एंगल भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री के इस्तीफा और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास मिले, फिर संसद को विश्वास मिले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हों। और इसी से जुड़ा हुआ है आज के आवाज अड्डा का टॉपिक भी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और आतंकी डॉक्टरों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। आतंक का डीकोड जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर के चर्चित बिल्डर जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौड़ को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन पर घर खरीदारों के पैसे के डाइवर्जन का आरोप है। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल्स लेते हैं मेरे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, बताइए क्या अपडेट है इस मामले में, क्या हुआ है मनोज गौड़ की गिरफ्तारी के साथ? देखिए, पिछले काफी समय से मनोज गौड़ जांच एजेंसी के रडार पर थे और आज जिस तरह से औपचारिक तौर पे उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद आज दिल्ली स्थित स्थानीय कोर्ट में भी पेश किया गया और पेश करने के बाद रिमांड ली जा चुकी है। अब ईडी के कस्टडी में ही उनसे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से मनोज गौड़ पे लगे आरोप की बात करें तो कई ऐसे बिल्डर ग्रुप जो थे, बाकायदा उनके द्वारा जिस तरह से तकरीबन 12,000 करोड़ का जो एक फंड है उसको डाइवर्ट करने का जो आरोप लगा था, ये आरोप अपने आप में बेहद गंभीर था, क्योंकि जो होम बायर्स है, जो एक उनका जो सपना होता है, उस सपनों को चकनाचूर करने का काम मनोज गौड़ और उनकी संस्था और उनके कई साथियों के द्वारा किया गया। ऐसा आरोप जांच एजेंसी ईडी के द्वारा लगाया गया, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि लोग का एक सपना होता है कि दिल्ली एनसीआर में उनका अपना घर हो, लेकिन उनके पैसों को जिस तरह से इकट्ठा करना और उस पैसे को डाइवर्ट कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इसी साल 23 मई को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन किया गया था। वो सर्च ऑपरेशन राजधानी दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में और इसके साथ साथ मुंबई में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई थी और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की गई थी। और उस ऑपरेशन के दौरान में जब काफी डिजिटल एविडेंस जो है वो बकायदा इकट्ठा किया गया था और डिजिटल एविडेंस के साथ साथ इस मामले में जब इकट्ठा किया गया तो उसके बाद मनोज गौड़ और उसकी संस्था और उसकी कंपनी से जुड़ा हुआ इनपुट निकल के सामने आया था कि काफी बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा किया गया है, काफी बड़े स्तर पे मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो उसके बाद इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद ये पाया गया कि मनोज गौड़ जो है वो पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी पर। आवाज समाचार में के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। 1950 करोड़ रुपए गड़बड़ी के मामले में इंडसइंड बैंक को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के मुताबिक ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरी सहयोगी सांतिया गोरा। जी देखिए, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW विंग एक इंक्वायरी कर रही थी। इंडसइंड बैंक के जो डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो थे उसमें 1950 करोड़ रुपए की एक डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। मामला कुछ महीने पहले आया था, जिसकी वजह से बैंक के स्टॉक में गिरावट आई थी। उसके बाद बैंक की तरफ से एक कंप्लेन गई थी EOW को और EOW ने अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि PE FIR से पहले का कदम होता है, एक स्टेप होता है और अगर उसमें सबूत मिलते हैं तभी FIR की जाती है।
है। अब EOW ने CNBC TV 18 को बताया है कि उन्होंने अब तक जो जांच की है उसमें ये सामने आया है कि बैंक के भूतपूर्व टॉप एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट के सबूत नहीं है और इस पूरे मामले में साइफनिंग ऑफ फंड्स के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं EOW को। EOW ने CNBC TV 18 को बताया कि उन्होंने RBI को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस होने चाहिए थे, कुछ एक पॉइंट्स पे, कुछ एक बिंदुओं पे। जैसे ही वो क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे वो इस PE को कंक्लूड कर देंगे और अभी के लिए EOW इस मामले में कोई और जांच नहीं कर रही। पिछले ही महीने CNBC TV 18 ने इस चीज को रिपोर्ट किया था कि जो 1950 करोड़ की ये जो राशि है EOW की जांच में ये सामने आया है कि ये राशि पूरी तरह से क्लीन है, यहाँ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट नहीं हुआ था, कोई आपराधिक एंगल नहीं था यहाँ पे और साइफनिंग ऑफ फंड्स भी नहीं हुए थे, क्योंकि बैंक के दो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स को यानी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी सामने आई थी और ये महज सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर ही था। उसके अलावा EOW एक और एंट्री की जांच कर रही थी 258 करोड़ रुपए की। अब EOW के सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि यह जो एंट्री है ये भी पूरी तरह से क्लीन है, कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट का एंगल नहीं है, कोई साइफनिंग ऑफ फंड्स का एंगल भी नहीं है। जैसे ही RBI को जो चिट्ठी लिखी है EOW ने उसका जवाब आ जाएगा, PE को कंक्लूड कर दिया जाएगा और सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि अब तक की जांच के मुताबिक अभी के लिए EOW के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि किसी भी तरह की FIR का बेस बने, तो PE जल्द ही कंक्लूड होने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है बिना किसी FIR के। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन लटकता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के फैसले के बावजूद दूरसंचार विभाग ने अभी तक ट्राई से आवंटन की सिफारिश पर सफाई नहीं मांगी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं असीम मनचंदा से। असीम, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर क्या अपडेट है? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की सिफारिशों के ऊपर डेडलॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजी थी। दूरसंचार विभाग की एक कमेटी ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया और उसके बाद ये सिफारिशें डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन को भेज दी गई। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इन कुछ सिफारिशों पर एग्री नहीं कर रहा था। उसने दूरसंचार विभाग से कहा था कि आप एक बार फिर ट्राई की इसके ऊपर राय ले लीजिए, कई चीजों के ऊपर आप क्लैरिफिकेशन ट्राई से ले लीजिए। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक दूरसंचार विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। अभी ट्राई से इसके ऊपर कोई भी राय नहीं ली गई है और इस बात को भी 2 महीने बीत चुके हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में आवंटन है उसमें आपको देरी देखने को मिलेगी। कई सारी कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज देने की तैयारी कर रही है। जो स्टारलिंक है, वनवेब है, वो दोनों अपनी सर्विस की टेस्टिंग भी करा चुके हैं और उनको स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है कि कब सरकार स्पेक्ट्रम देगी। तो ये सारी प्रक्रिया में अभी फिलहाल देरी देखने को मिल रही है। तो इसका ये मतलब है कि सैटेलाइट जो स्पेक्ट्रम ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो फिलहाल काफी देरी से शुरू होंगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी पर। अगली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई। अमेरिका में रिकॉर्ड 43 दिन से चला आ रहा शटडाउन खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन 43 दिनों में अमेरिका में काफी दिक्कतें आई है। बुधवार को रिपब्लिक्स के बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 209 के मुकाबले 222 वोटों से यह प्रस्ताव पारित किया है। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक और महान दिन बताया है, लेकिन इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेटिक्स को जिम्मेदार भी बताया है और अमेरिका की जनता को ये बात याद रखनी चाहिए, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। And we're willing to pay so much money to the people. So we're going to pay a lot of money to the people. They're going to go out and buy their own health care, and we're going to forget this Obamacare madness. So with all of that, I just want to tell you the country has never been in better shape. We went through this short-term disaster with the Democrats because they thought it would be good politically, and it's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. वहीं अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नई H-1B वीजा पॉलिसी इस तरह से तैयार की गई है कि विदेश से स्किल्ड एक्सपर्ट्स आए और अमेरिकन वर्कर्स को ट्रेन करे, ना कि उन्हें रिप्लेस करे। बेसेंट ने इस प्लान को नॉलेज ट्रांसफर स्ट्रेटेजी बताया है ताकि अमेरिका में शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को फिर से खड़ा किया जा सके। बेसेंट ने कहा है कि H-1B वीजा पर जो आए वो यूएस वर्कर्स को ट्रेन करे और घर जाए, उसके बाद यूएस वर्कर्स काम संभाल लेंगे। I think the president's vision here is to bring in overseas workers where these jobs went. Who have skills. Who have the skills, 3, 5, 7 years to train the U.S. workers. Then they can go home, the U.S. workers fully take over. Because we haven't built ships in the U.S. for years. We haven't built semiconductors. So this idea of overseas partners
coming in, teaching American workers, then returning home, that's a home run. इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।